आज तो माइक भी नहीं है, सुन पा रहे हैं उधर? हेलो, आवाज जा रहा है ना? चलिए ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे फिर, आप लोग मैनेज कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, आज से आप लोग का साइंस स्टार्ट होने वाला था, और जिसमें आज के क्लास में आप केमिस्ट्री देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से हमको जानते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है, और अगले कुछ क्लासेस तक आप लोग साइंस सीखेंगे। मेरा उद्देश्य आप लोगों को कंटेंट लिखाना या पढ़ाना नहीं होता है, आपको साइंस सिखाना होता है। तो आगे के क्लासेस में आप लोग साइंस सीखेंगे। बहुत स्टूडेंट लोग के मन में ये हमेशा ऐसा विचार रहता है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स है। कुछ लोग ऐसा सोच बना कर रखते हैं। तो अगर ऐसा है कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो इससे डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्री के लिए आपको साइंस पढ़ना है, और क्योंकि प्री में बहुत ज़्यादा रोल होता है साइंस का, इसलिए इसको अच्छे से सीखना है। जब क्लास में हम होते हैं तो जनरली यही सोचकर आपको पढ़ाया जाता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं साइंस में, ठीक है? या पढ़े भी हैं, भूल गए, उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो लेवल से लेकर आप एग्जाम लेवल तक बताया जाएगा। इसके पहले हम परफेक्शन आईएएस, एएलएस आईएएस, इंडक्शन क्लासेस, और उसके पहले अपना कोचिंग चलाते थे। उसमें जेई और नीट के लिए पढ़ाते थे, जिसमें हम केमिस्ट्री लेते थे, और भी लोग जो थे टीम था, तो फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सब चलता था। तो कोविड के बाद कोचिंग बंद हो गया, उसके बाद एक ब्रेक लिए। कोविड में परिवार के सदस्य को भी खोए, उसके बाद संभलने के बाद परफेक्शन आईएएस, एएलएस आईएएस में क्लास लेते थे, और आज आपके सामने है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा जो दिल है वो अलाउ नहीं करता है, हमको इसमें अच्छा लगता है पढ़ाना, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। सोचिए कि इस उम्र में आपके सामने है, इसके पहले इतने कोचिंग्स में पढ़ा चुके हैं। उम्र कम है, एक्सपीरियंस कम नहीं है, ठीक है? ज्ञान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? बोलिए ना, हाँ या ना? कुछ चीज़ें हैं वो आपको जान लेना चाहिए अगले क्लासेस तक में। कुछ चीज़ जो हमको पसंद है, जो नापसंद है। देखिए, क्लास में आपको लिखने के लिए अलग से हम टाइम देंगे, ठीक है? जब हम समझा रहे होंगे आप लिखिएगा नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्रायोरिटी जो होता है वो सीखने पे होता है। सीखिए आप। देखिए, एक बात समझिए कि जब आपका क्लास कंप्लीट होगा साइंस का, तो आपको एक समय ऐसा फील होगा कि आपका जो वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना, वो साइंस है, ठीक है? और अगर आप साइंस का क्वेश्चन पेपर में जब देखेंगे प्री में, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आएगा, ठीक है? उस वक्त आपको हम याद आएंगे, ठीक है? बात समझ रहे कि नहीं? तो मेरा उद्देश्य आपको सिखाना होता है, कोई हवाबाजी नहीं है, हवा पानी नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि बाद मन में आप सोच रहे होंगे या यहाँ जाने के बाद आप बोले कि हवा पानी देकर चले गए, ठीक है? ऐसा बात नहीं है, ठीक है? आप सीखिए अच्छे से, साइंस बहुत टफ नहीं है, और आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाने लगेंगे जो जेई और नीट का सिलेबस है। आपको जितना सिलेबस है उतना ही आपको सीखना है, टू द पॉइंट, बात समझिए, ठीक है? जितना आपको ज़रूरी है। लेकिन हाँ, साइंस ज़रूरी है। साइंस ज़रूरी है क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि पिछले के साल में देखें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रट लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। टाइम बहुत कम है, टारगेट दिया गया है आप लोग को शायद कि 90 दिन में टोटल कंप्लीट करना है 90 क्लासेस में, यही ना? ठीक है। और भी टीचर्स जो यहाँ पे हैं, सर भी पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, तो उन्होंने पीपीटी बनाकर लाया था जो आपको बताए, और उन्होंने टारगेट रखा है कि इतना एक क्लास में इतना पीपीटी हमको कंप्लीट करना है। मेरा कोई ऐसा है नहीं, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम स्ट्रेस फील करते हैं पढ़ाने में, एक प्रेशर रहता है।
और जब वो प्रेशर रहेगा तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे, छूटेगा तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, बात समझे ना, बोलिए ना। चलिए, तो हम लोग पहले केमिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री चूंकि प्रायोरिटी रहा है, इसलिए इसके बाद हम लोग फिजिक्स देखेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। आप लोग को अगर कोई डाउट होगा बीच में तो पूछ लीजिएगा, लजाना शर्माना नहीं है, ठीक है। या ये नहीं सोचना है कि समय कम है, कम टाइम में, देखिए कम टाइम में आप इतना कवर किए, ठीक है, और समझे इतना, उससे अच्छा है कि कम टाइम में हम इतना ही कवर करें और इतना ही सीखें। बात समझे कि नहीं? इसलिए आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप सीखने आए हैं, अगर आप जानते तो फिर क्यों आते क्लास में? ये सब विचार मन में नहीं रखना है कि बगल वाला क्या बोलेगा या क्या बोलेगी, इमेज खराब हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ये सब नहीं सोचना है। खाने पीने में, पढ़ने में, विद्यार्जन करने में लजाना नहीं चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं। खाने पीने में ले जाइएगा तो फिर भूखे रह जाएंगे और ससुराल जाएंगे शादी के बाद। सिंपल सा एग्जाम्पल, हाँ, मेरे साथ हुआ इसलिए बोल रहे हैं। तो वहाँ पे खाना देगा और बोलेगा कि अगर आप पूरा खा जाइएगा तो बोलेगा कि कैसा मतलब दामाद है या बहू है जो भी इतना दिए पूरा खा गया, तो भूखे रह जाइएगा ना। मेरे साथ तो इसलिए बोल रहे हैं, मेरे शादी में ला के दिया लोग, मिठाई था, बोला कि नमक वमक तो नहीं खाएंगे, मिठाई उठाई खा सकते हैं, तो ला के दिया, तो फिर बोला कि आप लोग सब खा लीजिए। हम बोले सब कौन? तो 3-4 लोग थे। बोला इतना हम अकेले खाएंगे, लोग को अलग से ला के दो। बात समझ रहे कि नहीं। तो समय के साथ होता है सब कुछ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग देखिए, टोटल केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको टोटल 9 चैप्टर्स में समराइज किया गया है, ठीक है। ये कोई समराइज किया नहीं, ये PYQ पूछे जाने वाले सिलेबस के हिसाब से हम किए हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। हम हिंदी में भी बोलेंगे, आप उस टाइम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में जब बोलेंगे ना तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और क्योंकि दोनों लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो समय को भी देखते चलना है, समझ में आना चाहिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। कंटेंट तो आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं, हिंदी में हम बोलेंगे एक बार जरूर, उसका हिंदी अर्थ भी बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं। पर जो मेरा मेन जो मीडियम रहेगा लैंग्वेज, वो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हिंदी भी लिखते चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको टोटल 9 चैप्टर्स में समराइज किया गया है। हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे मैटर। मैटर में देखिए, केमिस्ट्री में भी ना, केमिस्ट्री में भी 3 तरह का मेनली केमिस्ट्री होता है, जिसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल जो होता है ना, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो जो फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, तो कुछ पोर्शन इसका जो है वो फिजिक्स में कवर हो जाएगा। तो जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। मैटर, मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स बताने चक्कर में टाइम चला जाएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं, देखेंगे धीरे धीरे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आइसोटोप्स वगैरह देखे होंगे आप लोग क्वेश्चन, आइसोटोप्स वगैरह से, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर साइंस, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इन सब के बारे में टोटल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप हिस्ट्री डेवलपमेंट, आप पीरियोडिक टेबल का देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे न्यूलैंड से, या डोब्रेनर साहब, मेंडलीव साहब, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो खैर है ही। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है। और पीरियोडिक टेबल के बाद हम एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, हेलोजन, इनर्ट गैस, अल्कली मेटल, अल्कलाइन ऑर्बिट, सारे चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। तो मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, इसमें आइस और भी बहुत सारे मोलिक्यूल्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आप जानते हैं, एसिड बेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब चैप्टर जो है देखेंगे। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में देखेंगे।
मेटल्स एंड मेटलर्जी, हम लोग मेटल के बारे में देखेंगे, मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और मेटलर्जी, मेटलर्जी में हम लोग देखेंगे कि कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसके माइंस से, ओर से, ठीक है। इस सारे घटनाक्रम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लीचिंग वगैरह, रोस्टिंग वगैरह, कैल्सिनेशन वगैरह। मेटल्स एंड मेटलर्जी। इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मिसलेनियस। इस मिसलेनियस में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे मेडिसिन, इस बार पूछा था मेडिसिन। फ्यूल पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल पढ़ेंगे, फ्यूल पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स जो होंगे जो इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये था आपका केमिस्ट्री का टोटल 9 चैप्टर्स, जिसमें आप पूरा केमिस्ट्री देखेंगे। टू द पॉइंट है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया। अब हम लोग देखते हैं मैटर। पहले मैटर ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जिसमें स्पेस, जो जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे क्या बोलते हैं, मैटर। जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह घेरता हो उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ, मैटर। देखिए, इसको पढ़ने से पहले, चूंकि इसमें प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीन चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको पढ़ने से पहले आपको प्रेशर के बारे में जानना पड़ेगा। पहले आप प्रेशर समझिए, इसके यूनिट को देखेंगे, क्योंकि प्रेशर में बहुत ज़्यादा यूनिट्स यूज होता है, बहुत तरह डिफरेंट टाइप के यूनिट, उन सबको पहले आपको सीखना होगा। प्रेशर क्या होता है, पहले ये समझिए, प्रेशर क्या होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया बोलने से अच्छा है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बोलिए, या फिर इसको ऐसे बोलिए, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, दाब। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया।
यूनिट क्षेत्रफल में, यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, इसी को बोला जाता है प्रेशर। सिंपल सा बात, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, P इक्वल टू क्या होता है, F/A। लेकिन ये कौन सा फोर्स, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ, नहीं समझे, ऐसे समझिए कि जैसे इस बेंच को अगर हम ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई बेंच है या कोई पार्टिकल है, इस पे कोई इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो अगर इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है तो इस पे फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो आगे की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है। आपको जब पढ़ाएंगे वेक्टर फिजिक्स में तो वहाँ पे बताएंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, सदिश राशि जिसको बोलते हैं। तो ये फोर्स है, और अगर ये थीटा फोर्स, इस थीटा एंगल से ये, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर लगता है एफ कॉस थीटा, इधर क्या लगता है एफ साइन थीटा। तो जो प्रेशर होगा इस पे जो प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, तो एफ साइन थीटा के कारण होगा। किसके कारण, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर इस सरफेस पे लग रहा है। तो खैर ये सब बात आगे करेंगे, समझिए पहले। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो जो वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब है, एटमॉस्फेयर के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों को एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो दबा कर रखा है। बात समझ रहे ना, एटमॉस्फेयर जो है हम लोगों को दबा कर रखा है, इसीलिए हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो स्थिर बैठा है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि हाइट पे जाने के बाद नाक से खून आ जाता है, तो खून आने का रीजन क्या है, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो, देखिए अभी हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है उसको एटमॉस्फेयर दबा के रखा है, इसलिए वो वेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आर्टरी हो वेन हो वहाँ मूव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ये वेन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और वो ब्लड जो है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, और वो उसी कारण से, प्रेशर घटने के कारण से ही नाक से खून आ जाता है। ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका जो स्पेशल सूट होता है, उस सूट का एक ही काम होता है, वो चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके और स्पेस में जा सकता है, लेकिन वो सूट जो है उसके शरीर को दबा कर रखता है। शरीर को पता ही नहीं चलता है कि वो ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ कोई प्रेशर नहीं है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी यहाँ पे है ना, सूट पहनने के बाद उसको उतना ही प्रेशर फील होता है उस सूट के कारण। तो सूट का काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिर्फ यही बोलिएगा कि वो सूट स्पेशली एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और शरीर को पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ कोई प्रेशर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उतना ही प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। बात समझ रहे हैं ना, बोलिए ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब इसको हिंदी में बोलते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाई एटमॉस्फेयर, प्रेशर एग्जर्टेड बाई एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो है उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको मापने के लिए हम लोग प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, तो इसके लिए एक मशीन है जिसको बोलते हैं क्या, बैरोमीटर। एक मशीन है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में क्या होता है, ये मरकरी होता है एक कंटेनर में, एक कंटेनर होता है उसमें मरकरी होता है, और इस मरकरी पर एक वैक्यूम ट्यूब इस तरह से, ये ट्यूब जो है ना ये वैक्यूम है, ऐसे उलट कर लगाया हुआ रहता है। एक बैरोमीटर में क्या होता है, एक कंटेनर होता है उसमें मरकरी होता है और उसके ऊपर एक ट्यूब लगाया हुआ रहता है, और उस ट्यूब में किसी भी प्रकार का एयर नहीं होता है, ठीक है। इसको जैसे ही हम लोग, अब आप कहेंगे कि नहीं देखे हैं, वो देखे हैं जिससे ब्लड प्रेशर मापते हैं, बोलिए ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, यही कंस्ट्रक्शन होता है ना सेम, उसमें भी क्या होता है, आपके ब्लड के प्रेशर को ये पारा जो है ना वो ऊपर उठाता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किसको ऊपर उठाता है, पारा को। तो ऐसे समझिए कि बैरोमीटर में क्या होता है, ऐसे समझिए, शायद हम अच्छे से नहीं समझा पाए यहाँ पे। ऐसे समझिए कि बैरोमीटर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एक कंटेनर होता है, उसमें HG रखा हुआ होता है, उसके ऊपर एक वैक्यूम ट्यूब उलट कर लगाया हुआ होता है।
इसको जब हम लोग एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं, इसको जब हम लोग एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस Hg को दबाता है, हर चीज को वो दबा रहा है। अभी तक ये वैक्यूम में था, अभी तक ये कंस्ट्रक्शन कहाँ था, वैक्यूम में, तो इस तरह से था, खाली था ये, खाली था ये। लेकिन जैसे ही इसको एटमॉस्फेयर में ले गए, एटमॉस्फेयर इसको क्या किया, दबाया। जैसे ही ये दबा, ये इधर उधर भागना चाहा, इसको कहीं रास्ता नहीं मिला, इस Hg को कहीं रास्ता नहीं मिला, तो देखा कि ये वैक्यूम है, इसमें एयर भी नहीं है, ये ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, ये ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और चढ़ने के बाद ये 76 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद ये चढ़ना बंद हो गया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग सी लेवल पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सी लेवल पे। सी लेवल पे क्यों कर रहे हैं, सी लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी का लेवल जो है वो हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक जैसा है। इसीलिए किसी भी जगह का जो हाइट है हम लोग सी लेवल से मापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे पटना जंक्शन, और नीचे में लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा, लिखा रहता है कि नहीं। रांची, नागपुर, समुद्र तल से इतना ऊंचा, इतना ऊंचा। वो क्यों लिखा हुआ रहता है, वो ये बताता है कि ये जगह जो है ना वो हाइट पे है। पटना है 70 मीटर, 70 मीटर, और रांची है 300 मीटर। मतलब पटना से रांची जाने टाइम ट्रेन जो है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, इस तरह से। बात समझे ना। तो इसमें पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट एलपी लोग जो है अप्लाई करता है, या जो भी बात हो। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं सी लेवल पे। सी लेवल पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो अलग अलग है, तो डाटा जो है डिफर कर जाएगा हर जगह। इसीलिए हम लोग एक कांस्टेंट जगह को चुने। अगर आप पटना में करेंगे तो ये 76 सेंटीमीटर ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पटना थोड़ा ऊंचा। रांची में करेंगे तो और नहीं चढ़ेगा, क्योंकि और ऊंचा है। तो जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता है, घटता है, प्रेशर कम होता है। बात समझ रहे हैं ना, बोलिए ना, है ना। तो समुद्र तल पे करने का रीजन यही है कि वहाँ का लेवल जो है ना, हाइट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो बैरोमीटर ये संरचना को, ये कंस्ट्रक्शन को जब समुद्र तल पे लेकर गए, तो देखा हम लोगों ने कि 76 सेंटीमीटर चढ़ा, और चढ़ने के बाद ये क्या हो गया, रुक गया। अब आप लोग बता सकते हैं ये रुक क्यों गया, सिंपल सा बात, क्यों रुक गया ये चढ़ना ऊपर, ये पारा 76 के ऊपर क्यों नहीं गया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा था तो ये Hg को ऊपर धकेल रहा था। अब ये जैसे जैसे लिक्विड ऊपर चल रहा है, चढ़ रहा है, जैसे जैसे लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, इसका भी तो एक प्रेशर होगा। आप पढ़े हैं ना 9th क्लास में, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, पढ़े हैं कि नहीं, बोलिए। HDG पढ़े हैं ना, लिक्विड के कारण प्रेशर क्या होता है, HDG, जहां पे H क्या है, हाइट, ये है डेंसिटी, और ये है क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो पारा है ये 76 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद इसलिए रुक गया क्योंकि ये इसका भी नीचे एक प्रेशर लग रहा था, और ये प्रेशर दोनों क्या हो गया, इक्वल। बात समझ रहे हैं ना। आप कुछ ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा लोहे का पाइप है, एक बहुत बड़ा लोहे का क्या है, पाइप। कोई छत पे है, बोला पाइप नीचे से दे दो। हम क्या किए, मेरा ताकत इतना है कि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। कितना फोर्स लगा सकते हैं, 20 न्यूटन। तो हमने क्या किया कि उस पाइप को ऊपर उसको देना शुरू किया, लो पकड़ो पाइप को। अब हम जैसे जैसे पाइप को ऊपर ले जाएंगे, पाइप का लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, नीचे की तरफ उसका वेट भी बढ़ेगा कि नहीं, बोलिए ना, है ना। और एक ऐसा समय आएगा जब उसका वेट, क्योंकि वेट भी तो mg ही होता है ना, ये भी तो एक तरह का फोर्स ही है ना, तो उसका वेट 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो क्या पाइप ऊपर जा पाएगा, मेरे पास उतना ही ताकत था जितना हम 20 न्यूटन लगा सकते थे। अब पाइप का वेट ही हो गया कितना, 20 न्यूटन। अब पाइप जो है हमसे ऊपर नहीं चढ़ेगा, यानी मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स उसके वेट के क्या हो गया, बराबर। बोलिए ना, या ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। ये पारा ऊपर चढ़ा, चढ़ते चढ़ते, और ये 76 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद रुक गया। इसलिए रुक गया क्योंकि ये पारा के द्वारा, ये 76 सेंटीमीटर Hg के द्वारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, बोलिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसीलिए तो रुक गया, क्योंकि उसको ऊपर कौन चढ़ा रहा था, बोलिए ना, एटमॉस्फेयर। यही कॉन्सेप्ट तो ब्लड प्रेशर नापने में भी होता है। आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं पट्टी, और जब उसको प्रेस करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर किसको ऊपर चढ़ाता है, पारा को। किसको ऊपर चढ़ाता है, पारा। और जब आपका ब्लड प्रेशर और वो पारा का प्रेशर बराबर हो जाता है,
तो फिर वो चढ़ना बंद कर देता है, एक लिमिट के बाद चढ़ना बंद कर देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर उतना ही है जितना 120 mm Hg का प्रेशर है। बोलिए ना हाँ या ना। मतलब आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड के प्रेशर को वो Hg के हाइट से डिनोट कर रहा है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पे Hg ही क्यों लिए, ये बताइए। पानी भर देते हैं, देखते कि कितना ऊपर पानी जाता है, क्या बोलिए ना है ना, कोई दूसरा लिक्विड ले लेते हैं। बात आपका कहना सही है, लेकिन पानी या दूसरा लिक्विड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि Hg का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। कितना ml होता है सोचिए, 1 ग्राम एक ml अगर आप Hg लेते हैं ना तो उसका वजन होता है 13.6 ग्राम। ऐसा नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसका वजन जो है लगभग 1 kg होता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी होता है लगभग 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है, 1 kg। आप एक बोतल खरीदते हैं पानी का, उसमें 1 लीटर पानी होता है, उसका वजन होता है 1 kg, लेकिन वही बोतल में अगर आप पारा भर दीजिएगा तो 13 किलो 600 ग्राम होगा। कितना, 13 किलो 600 ग्राम। आप अगर 3 बोतल रख दीजिएगा तो लगभग हो जाएगा 40 से ऊपर, है ना। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जिनका 3 बोतल Hg के बराबर वेट होगा। बोलिए ना है ना। तो Hg इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि Hg का जो डेंसिटी है ना ज्यादा है, तो हम लोग इसको एक बाट की तरह यूज करते हैं। बाट समझते हैं ना, बटखारा जिसको कहीं बोला जाता है लोकल में, तो बाट की तरह इसको यूज करते हैं। पानी अगर लेते ना तो ले सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊपर चला, 11 मीटर ऊपर 12 मीटर चला जाता, समझ रहे हैं, 12 मीटर बहुत ज्यादा हाइट होता है। तो ये होता है बैरोमीटर। तो ये रुक क्यों गया बताइए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दोनों क्या हो गया, बराबर, बराबर होने के कारण रुक गया। तो अब हम लोग को निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब वायुमंडलीय दाब उतना ही है जितना 76 सेंटीमीटर पारा के कारण दाब है। बोलिए ना हाँ या ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप निकाल लीजिए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के कारण कितना प्रेशर है। तो कैसे निकालिएगा, आपको तो पता ही है कि किसी भी लिक्विड के कारण जो प्रेशर होता है इतना होता है ना, HDG, सिंपल सा बात। हालांकि सबका आपको जरूरत नहीं है, बस जानते ही है। तो हाइट कितना है 76 सेंटीमीटर बाई 100, SI यूनिट में ले रहे हैं। डेंसिटी कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब चूंकि हम SI में ले रहे हैं इसलिए मीटर और kg में ले रहे हैं। और G का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इतना आएगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको शॉर्ट में 1 ATM कहा जाता है। इसको ना कन्वेंशनल मान लिया गया, इसको मान लिया गया कि समुद्र तल पे जब 76 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा Hg तो उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, सब लोग जान लीजिए, ये कन्वेंशनली IPSC के द्वारा मान लिया गया। IPSC का भी चर्चा आगे करेंगे। तो ये कन्वेंशनली मान लिया गया कि चलिए 1 ATM कितना होता है प्रेशर एटमॉस्फेयर का, तो उतना ही होता है जितना समुद्र तल पे प्रेशर होता है। आप ऊपर जाइएगा तो उसका प्रेशर 1 ATM से क्या होगा, कम होगा। तो क्या पटना का प्रेशर 1 ATM है, बोलिए ना हाँ या ना। क्या पटना का प्रेशर 1 ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये हाइट पे है। रांची का प्रेशर और यहाँ से कम होगा क्योंकि ये समुद्र तल से पटना जो है 70 मीटर ऊपर है, रांची 300 मीटर ऊपर है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, शिमला जाएंगे, तो वहां का प्रेशर और कम हो जाएगा, इसीलिए वहां बर्फबारी होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, हम लोग सब देखेंगे धीरे धीरे करके, इसीलिए तो हम अभी भूमिका बना रहे हैं एक तरह से। ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स, इसका एक तरह से भी भूमिका तैयार हो रहा है, छोटे छोटे चीज को आपको सिखा रहे हैं। इसको अप्लाई करेंगे आगे। यूपीएससी में पूछा था कि शिमला में बर्फबारी क्यों होता है जबकि उतना ही टेम्परेचर बिहार में चंडीगढ़ में बर्फबारी नहीं होता। इस सब चीज को आगे देखेंगे। तो बात समझ में आया ना, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है पास्कल। अब इतना बोलने से अच्छा है ना कि शॉर्ट में क्या बोल देता है, पास्कल।
तो आपसे अगर बोले कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, तो आप बोलिएगा कि समुद्र तल पे जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब जो किसी समुद्र तल पे होता है उतने ही दाब को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, 1 एटीएम बोलते हैं। तो वो कितना होता है, तो वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना होता है। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे करके देखिए, तो सोचिए ऐसे समझिए 1 पॉइंट, हाँ ये सी लेवल पे है, ये 1 एटीएम सी लेवल पे है। प्लेस टू प्लेस ये क्या करेगा, वैरी करेगा, बदलेगा। अब देखिए इतना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जगह में, 1 मीटर स्क्वायर जगह में ये इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन। इतना न्यूटन मतलब समझते हैं, ये बहुत बड़ा फोर्स है, ये बहुत बड़ा फोर्स है। मान लीजिए कि mg होता है ना, तो mg में 10 हटा दीजिए, तो 10,000 किलो का कोई पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है 1 मीटर के एरिया में, बस। तो 1 मीटर एरिया इतना है, इतना दूर में 10,000 किलो का एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसे समझिए। खैर, तो एक एटीएम प्रेशर कितना होता है, तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको हम 1 एटीएम बोलते हैं, और वो इतना पास्कल होता है। या इसको कभी कभी ना सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर देगा, तो कितना सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। या ब्लड प्रेशर मापते हैं हम लोग तो वो mm में होता है, तो इसको कितना mm में कहेंगे, 760 mm। ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 120 mm, 120 और 80 होता है, इसका देखिए कितना है, 760। मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को ये दबा के रखा है कि नहीं, बोलिए ना, हमारे ब्लड प्रेशर को ये दबा के रखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पे। बाकी और कहीं जाइए यहाँ प्रेशर ही नहीं है। अगर चंद्रमा पे मान लिए या मार्स पे कहीं भी आप चल जाइए, अगर इतना छोटा एरिया में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मान लेते हैं, कल्पना कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मान लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि चंद्रमा पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, एक आदमी का एवरेज हाइट होता है 6 फीट, तो 10 फीट तक ऑक्सीजन क्या है अवेलेबल, तो क्या आदमी वहां जिंदा रह सकता है, बोलिए हाँ या ना। चंद्रमा पे ऑक्सीजन है 10 फीट तक, मतलब आप अगर खड़े हैं 6 फीट के हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, मान लीजिए। तो क्या आदमी का लाइफ वहाँ पॉसिबल है, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि अच्छा बाहर तो ऑक्सीजन होता नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब उसका लाइफ पॉसिबल होगा, आप यही बोल दीजिएगा शॉर्ट में, बोल दीजिएगा ना, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, चलिए ऑक्सीजन तो ले लेंगे, ठीक है, वहाँ का प्रेशर कहाँ लाइएगा। यहाँ पे तो हम लोग इसलिए जिंदा है क्योंकि हम लोगों के ब्लड प्रेशर को कौन दबा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको चंद्रमा पे ऑक्सीजन मिल ही गया तो आप वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि प्रेशर नहीं है, पता चलेगा नाक मुंह से खून निकला, कहानी खत्म। ये आप जाइए ना, आप दार्जिलिंग जाइए, शिमला जाइए, गंगटोक जाइए, ऊंचे हाइट वाले जगह पे, वहाँ पे माइंड जो है ना अनबैलेंस होने लगता है, बात समझ रहे ना। हम गए थे दार्जिलिंग तो देखे सब गाड़ी रोक के उल्टी कर रहा था, सब जहाँ देखे वहाँ दो गाड़ी रोक के उल्टी कर रहा है, हालत इतना खराब। क्यों बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग को शरीर जो है ना वो एडॉप्ट कर लिया है, शरीर एडॉप्ट कर लिया है 1 एटीएम प्रेशर में, ठीक है। और आप जैसे जैसे दार्जिलिंग जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे चढ़ेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, कम। आपका जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि प्रेशर जो है ना वो गैस डिजोल्व को डिटरमाइन करता है। जितना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं ना CO2 गैस रहता है, तो वो हाई प्रेशर के कारण डिजोल्व रहता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब वो CO2 जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व है। इसीलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक्स कभी आपको अच्छा टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो डिजोल्व गैस खत्म हो जाएगा, और आपने एक बार ढक्कन खोल दिया, उसका प्रेशर खत्म हो गया जो प्रेशर बनाए हुए था, तो गैस डिजोल्व जो है वो कम हो जाएगा, तो आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन एक बार खोल के आप पी लेते हैं, उसको रख देते हैं कि बाद में पियेंगे, और बाद में जब आप पीते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ऐसा गौर किए, कभी फील किए है ना, क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्रेशर उसका क्या हो गया, खत्म, गैस डिजोल्व जो था वो खत्म हो गया। तो दार्जिलिंग आप जाएंगे या कोई भी हाइट पे, तो वहां पे क्या होगा कि प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन डिजोल्व कम होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व जैसे से कम होगा शरीर जो है रिएक्शन करना शुरू कर देगा, तो उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब नॉर्मल है, बात समझ रहे ना। तो चंद्रमा पे अगर आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए 10 फीट तक, भगवान आज प्रकट होकर बोल देंगे कि जाओ 10 फीट तक चंद्रमा रहेगा, तब भी वहां पे लाइफ पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि उस 10 फीट ऑक्सीजन से आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और फिर वो कहानी खत्म। तो 1 एटीएम 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल 76 सेंटीमीटर या 760 मीटर या 760 टॉर या 1.013 बार, ये सब का मतलब एक ही है, सब एक ही चीज है। तो इतना तो हम ऐसे लिख दिए, आपका काम का यहीं तक है, ठीक है, इतना लिख दिए ताकि आपको लगे कि सर को कुछ आता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में फोर्स है, ऊपर में फोर्स है तो फोर्स का एसआई न्यूटन, एरिया है तो पर मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ 76 सेंटीमीटर जब ऊपर चढ़ेगा ना तो उसका प्रेशर वहाँ कैलकुलेट किए हैं, अगले स्लाइड में दिखाते हैं आपको। तो वो कैलकुलेट करने के बाद उतना आता है, आपके सामने हम कैलकुलेट नहीं किए हमको। हाँ 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। इसको 1.013 है ना तो जीरो को हटा के 1 भी लिख सकते हैं अगर कैलकुलेशन कहीं करना होगा तो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही है। देखिए दिखाते हैं, हो गया, लिखिए जल्दी जल्दी, लिखने में टाइम नहीं दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना एच डी जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और उसका वैल्यू कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मीटर क्यू है और ये मीटर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचेगा नीचे, और ये मीटर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर जो है 100 से डिवाइड किए तो ये मीटर हो जाएगा ना। तो इसी तरह से कैलकुलेट करने के बाद पूरा वही आता है। हाँ ये लिक्विड का ही है, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप। ये वैल्यू जो है वो समुद्र तल पे हाइट कितना चढ़ा उसका वैल्यू है। हम आपको क्या बोले कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही है, यहाँ पे देखिए ऊपर पहला लाइन क्या लिखा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही है जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर है, दोनों बराबर हो गया। तभी तो यहाँ पे देखिए हम पिछले स्लाइड में बताए थे कि नहीं कि ये चढ़ना क्यों बंद हो गया, ये चढ़ना इसीलिए तो बंद हो गया क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर धकेल रहा था उतना एच किसको क्या कर रहा था, नीचे धकेल रहा था, दोनों बराबर हो गया तो चढ़ना बंद हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, आप लिखिए पहले इसको। बैरोमीटर का कोई वैल्यू नहीं होता, बैरोमीटर तो एक ये कंस्ट्रक्शन को हम बोल रहे हैं, एक मशीन को हम बोल रहे हैं, ये एक मशीन है। हम एक बार एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझ में आ जाएगा उससे।
इसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। हाँ हाँ, 1 mm को ही ना नाम दे दिया गया टॉर, क्योंकि इसको जो बनाए थे ना वो ई टॉरिसेली बनाए थे। नहीं लिखे हैं क्या? बोलते हैं, लिख देते हैं। बैरोमीटर को ना ई टॉरिसेली बनाए थे, तो टॉरिसेली का ही टॉर लेकर ना यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो एमएम बोल, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो यूज होता है ना प्रेशर, वो एमएम में यूज होता है। ब्लड प्रेशर मापते हैं तो एमएम में, चाहे यहाँ का भी आप देखिए, पटना का आप भी देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो भी एमएम में ही दिखाएगा। नहीं करता, बताते हैं। हो गया, लिख लिए। चलिए देखिए, एक बात और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले समझिए। देखिए देखिए, ये कह रहे हैं क्या कि ये आप जो लिखे हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसी को आप लिख दिए हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही आप ये क्यों लिखे, बात समझिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ गांव में रहते हैं, सॉरी पटना में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ आटा हम लोग खरीदते नहीं है। आप मम्मी क्या करती है, गेहूं धो के उसको अच्छे से कंकड़ पत्थर हटा के और सुखा के साफ सुथरा करके गेहूं भेज देती है। बोलती है क्या कि जाओ इसको रखो, जरूरत पड़ेगा तो क्या करना, इसको मिल में जाके पिसवा लेना, आटा बन जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी में उन्होंने दे दिया गेहूं कि ले जाओ इसको आटा बनवाएगा। हम उसको लेकर मिल गए। मिल जैसे गए तो वहां पे एक तराजू इस तरह से लगा हुआ था, पहले से ही लगा हुआ था, ऐसे ही लगा हुआ ही रहता है वास्तव में, आप जाकर देखिएगा। हम वहां गए और टोकरी को यहाँ पे रख दिए, टोकरी को यहाँ पे हम रख दिए। बोले भाई इसको तौल लो कितना है। बोला कि 1 किलो गेहूं के लिए हम 2 रुपया लेंगे, सिंपल सा बात। हम बोले ठीक है। इधर वो गेहूं का टोकरी रख दिया, और इधर क्या करेगा वो, ये बताइए। इधर बटखारा रखेगा, इधर क्या रखेगा, बटखारा। मान लीजिए कि एक 5 kg का बटखारा और एक 2 kg का बटखारा, ध्यान से आप ही बोले ना, बटखारा रखेगा, ठीक है। एक 5 kg का बटखारा और एक 2 kg का बटखारा चढ़ाने के बाद इसके बराबर हो गया। तो वो कितना केजी गेहूं है, इसके लिए वो गेहूं देखेगा कि बटखारा देखेगा। फिर से बोलिए, गेहूं की बटखारा, मतलब ये गेहूं उतना ही है जितना बटखारा इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया। बोलिए ना, या ना भाई। ये जो मरकरी है ना, ये जो मरकरी यहाँ पे है ना, ये भी बटखारा ही है। ये किसको बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इसके लिए हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे या फिर इस पारा को देखेंगे, मरकरी को। किसको देखेंगे, बोलिए ना, पारा को देखेंगे। और पारा का यदि हम प्रेशर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ वही आया 76। तो कैलकुलेट करने के बाद आता है, ध्यान से समझिएगा। और एक क्वेश्चन क्या था, हाँ अगर पारा की जगह दूसरा लिक्विड लेते तो, दूसरा लिक्विड लेते ना। देखिए एक बात बताइए, चलिए ठीक है। आप जो बटखारा देखे थे, ये बटखारा किस चीज का बना हुआ था, बताइए तो। या तो वो आयरन का होगा या पत्थर का होगा, या तो आयरन का या पत्थर का। कभी भी रुई का बटखारा देखे हैं? क्यों? क्योंकि 5 kg रुई इतना हो जाएगा। उसी इसी कारण से आप बोले ना कि रुई का नहीं देखे हैं। गांव देहात में भी आप जाइएगा तो आज भी पत्थर को ना लोग बटखारा बना लेते हैं। 1 kg इधर रखते हैं और एक कोई पत्थर चढ़ाते हैं, तोड़ फोड़ के उसको 1 kg के बराबर करके मान लेते हैं कि ये जो पत्थर है ना, ये 1 kg के बराबर है। बोलिए ना, या ना। तो हम लोग बटखारा जब भी यूज करते हैं तो या तो वो लोहा का रहेगा या पत्थर का रहेगा, कभी भी लकड़ी का नहीं रहेगा, कभी रुई का नहीं रहेगा, कॉटन का नहीं रहेगा, कपड़ा का नहीं रहेगा, लकड़ी का भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग पारा यूज करते हैं
क्योंकि पारा जो है हाई डेंसिटी होता है। अगर पानी यूज करेंगे ना तो 12 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, 3 मंजिला चल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग को सीढ़ी लगा के देखना पड़ेगा या ड्रोन से कैमरा लगा के चेक करना पड़ेगा कितना ऊपर चढ़ा, बोलिए ना, है ना। इसीलिए हम लोग पानी यूज नहीं करते, क्योंकि मरकरी जो है ना भारी होता है, तो भारी होता है तो हम लोग बटखारा के तौर पे मरकरी यूज करते हैं। छोड़िए ना, लिक्विड में है ना, सुनिए ना, और रीजन समझिए, ये लिक्विड में है इसलिए। चलिए भारी ओस्मियम होता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी, लेकिन ये लिक्विड होता है, ये चिपकता नहीं है, ये सिर्फ ऊपर चढ़ेगा और ये सरफेस से स्टिक नहीं होगा, इसलिए कोई फोर्स ऑफ एडहेसिव नहीं लगेगा। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? ऑस्मियम सॉलिड रहेगा तो कैसे चढ़ेगा? सॉलिड स्टेट में रहता है ना वो। देखिए हमको ऐसा पार्ट चाहिए था जो वेरिएबल हो, इसलिए हम लोग को पारा यूज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था प्रेशर का कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर डिफिनीशन आर पे आप लोग पढ़े होंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जितना गर्म है जितना ठंडा है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ऐसा कुछ है नहीं, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि हीट फ्लो किधर होगा। ये क्या डिटरमाइन करता है? हीट फ्लो किधर होगा। हमेशा हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, नहीं, टेम्परेचर क्या है? फैक्टर। वो ऐसा कारक है, टेम्परेचर यानी तापमान ऐसा कारक है जो यह निर्धारित करता है कि हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा किधर से किधर जो है स्थानांतरित होगी। जैसे आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में कि हवा जो है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाए, उसी तरह से हीट भी है, जिधर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उधर से उधर जाएगा जिधर कम टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए 3 स्केल आपको जानना है, F-32/9, C/5 और K-273/5। इसको डिराइव करके लाया जाता है फिजिक्स में, उतना आपको नहीं जानना है, सीधे आप रिजल्ट समझिए। ये तीनों में है, आप किसी एक से दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का वो है का केल्विन। डिग्री सी बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन केल्विन को डिग्री में नहीं बोला जाता है। केल्विन जो है एसआई यूनिट है, ये क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख लीजिए इसको। factor which determines the direction of टेम्परेचर। वो फैक्टर है जो यह निर्धारित करता है कि हीट एनर्जी किधर से किधर जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। कोई गर्म और ठंडा चीज़ को अगर आप एक साथ रखेंगे तो गर्म का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उससे हीट फ्लो होगा ठंडा की तरफ। एनर्जी कंटेंट भले ही ठंडा के पास ज़्यादा हो, एनर्जी अंदर में कितना ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, टेम्परेचर के कारण हीट फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहीं पे कवर करवा देते हैं, आपका फिजिक्स जो है ना उसमें टाइम बचेगा, वहाँ पे इसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है उतना ज़्यादा, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि यदि यदि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है समथिंग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लेते हैं, तो सेल्सियस में कितना होगा, ऐसे करके पूछा जाता था, है ना, या केल्विन में कितना होगा ये बताइए। तो कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि फ़ारेनहाइट दिया है ना, तो आप यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ध्यान से समझिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए सेल्सियस में ये कितना टेम्परेचर होगा, सेल्सियस में बताइए या केल्विन में बताइए। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू, 100 - 32/9 इजिकल टू डिग्री सी बाई 1, यहाँ से डिग्री सी निकाल लीजिए कितना होगा, बात समझे, सिंपल सा। या अगर बोलेगा कि केल्विन में कितना होगा, तो 100 - 32/9 इजिकल टू K - 273/5 कर दीजिए, यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस रिलेट करना, ठीक है, ये बस रिलेट करना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का रीडिंग क्या होगा, समान होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फ़ारेनहाइट है, मतलब कोई ऐसा स्केल है देखिए एक और एग्जांपल समझिए, दोनों एक ही साथ लिख लीजिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस हैव सेम रीडिंग। जो मेडिकल थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग फ़ारेनहाइट में होता है, बोलते हैं ना 102 डिग्री बुखार है, तो वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का किस टेम्परेचर पे, मतलब आपके पास दो तरह का थर्मामीटर है, एक जो फ़ारेनहाइट बताता है और एक जो सेल्सियस बताता है, तो कौन ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे फ़ारेनहाइट भी उतना डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा और सेल्सियस वाला भी उतना डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे बनाते हैं, ये बहुत सिंपल है, पहले पूछता था, अब ये सब नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको लाइटली बता के निकल रहे हैं। तो मान लीजिए कि रीडिंग कितना है, मान लीजिए रीडिंग कितना है x, मान लीजिए x वो टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट वाला भी x डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है और सेल्सियस वाला भी x डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, f माइनस 32/9 इज इक्वल टू डिग्री c/5, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 32/9 और ये भी हो जाएगा क्या x/5, हो गया ना। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x और यहाँ पे माइनस 160 इज इक्वल टू 4x, x का वैल्यू आएगा -40। -40 कहने का मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा और वहाँ पे अगर आप सेल्सियस वाला थर्मामीटर ले जाके मापेंगे तो वो भी क्या बताएगा, -40 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। बोलिए ना, या ना। और केल्विन का बहुत आसान है, केल्विन K-273/5 इजिकल टू डिग्री C/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो K इजिकल टू क्या होता है 273 प्लस डिग्री C। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा बताइए, 273 प्लस 5 मतलब 278 केल्विन, ठीक है। और एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन ही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। ये रिलेशन बस आप याद रखिएगा, आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा बस। हो गया ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको लिखिए। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस हैव सेम रीडिंग। तो जैसे फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है 98, तो यहाँ पे 98 रखिए और कैलकुलेट करके डिग्री से निकाल लीजिए, एक वेरिएबल तो आपके पास है ना। आप एक थर्मामीटर लीजिएगा मेडिकल स्टोर पे जाके, बोलिएगा हमको वो वाला थर्मामीटर दे दीजिए जिसमें डिग्री सेल्सियस भी हो और फ़ारेनहाइट भी हो, तो उसका एक रीडिंग जो है ना डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाएगा और एक रीडिंग जो है सेल्सियस में दिखाएगा। किसमें डिफरेंस होगा, दोनों अपने मन से ही रखिएगा, ठीक है, आपका बात समझ लिए। इनका कहना है कि ठीक है F-32/9 इजिकल टू डिग्री C/5, यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस आप रख दीजिएगा,
और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना बोले, -40। तो दोनों बराबर ही कर दिए, तो फिर आप फाइंड क्या कर रहे हैं, किसका वैल्यू? आप एक ही टेम्परेचर में निकालिएगा। जैसे आपको किसी को बुखार लग गया और वो मान लेते हैं 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो उसको आप सेल्सियस में बदल दीजिए। यहाँ पे एक ही चीज़ को रखिए, दूसरा आपको मिल जाएगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ता है। हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। एक वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम तो आप लोग जानते ही हैं। वॉल्यूम के बारे में क्या बताएं, वो आप जानते ही हैं, कुछ है नहीं वैसा। 1 ml और 1 cc और 1 cm क्यूब, ये तीनों बराबर होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी आपको बोले हैं ना कि जीरो से बताएंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसलिए बता दिए। 1 ml मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 cc क्यूबिक कैपेसिटी, तीनों का बात बराबर होता है, तीनों का वैल्यू बराबर होता है। 1 ml कितना को कहते हैं, 1 ml कितना को कहा जाएगा, 1 cc कितना को कहा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आप एक क्यूब लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं बचपन से 1 ml मतलब एक बूंद होता है, ऐसा नहीं है। सरफेस टेंशन अलग होने के कारण अलग अलग लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो अलग वॉल्यूम का हो सकता है, उसका आयतन अलग हो सकता है। तो अगर बोला जाए कि 1 ml कितना आयतन होता है, हमको थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए। तो ऐसे समझिए कि 1 ml जो है ना, वो मान लीजिए कि एक डाइस है, आप लूडो खेलते हैं, एक डाइस है, उस वो डाइस क्यूबिकल होता है, क्यूब होता है, घन होता है, उसका प्रत्येक साइड जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन, तो क्या लिखा जाता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 cm क्यूब, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 cm क्यूब। यानी एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक डाइस ले लीजिए जिसका प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर का हो, तो वो डाइस का जितना आयतन होगा ना, वो डाइस जितना बड़ा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 ml। क्या बोलते हैं, 1 ml। उसी को 1 cc बोला जाता है, उसी को 1 cm क्यूब बोला जाता है। cc का मतलब हो जाता है क्यूबिक कैपेसिटी। आप लोग बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, तो उसमें इंजन का जो वॉल्यूम है वो सीसी में रहता है। बोलते हैं ना 150 सीसी का बाइक है, 125 100 सीसी का स्कूटी है। स्कूटी जनरली कम पावर का होता है, क्योंकि आराम आराम से चलने के लिए होता है। बाइक वगैरह लोग देखते हैं ना कैसे चलाता है। तो सीसी जितना ज़्यादा रहेगा, उसका वॉल्यूम इंजन का जहाँ फ्यूल बर्न होता है उसका उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। बोलिए ना, हाँ या ना, समझ रहे कि नहीं? तो जितना ज़्यादा सीसी उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा, और उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो उतना ज़्यादा पावर जनरेट करेगा और उतना कम माइलेज देगा। तो जितना ज़्यादा सीसी उतना कम माइलेज, क्यों? क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जो है वो जल रहा है, लेकिन पावर भी ज़्यादा होगा। इसीलिए देखते हैं ना 350 500 सीसी तक का बाइक होता है, तो सबका माइलेज जो है वो कम होता है। 500 सीसी का बाइक आप लीजिएगा तो उसका क्या होगा, माइलेज कम होगा, क्योंकि उसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल जहाँ बर्न होता है पावर जनरेट करने के लिए, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बात समझिएगा, ml cc cm क्यू तीनों क्या है, एक ही चीज़ होता है। कभी कभी 1 मीटर क्यूब यूज किया जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100। 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 cm क्यू, या इसको बोलते हैं 1000 ml। तो एक ही बात है। अगर बोला जाए 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर इसका क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इतना cm क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 जीरो एक साथ और 3 जीरो एक साथ। तो यहाँ पे 1000 cm क्यूब के बदले हम लोग देख सकते हैं 1 लीटर। मतलब ऐसे समझिए 1000 इंटू 1 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और डेसीमीटर क्यूब होता है एक, 1 डीएम क्यूब। ये भी पूछता है, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। पीवाईक्यू जब आप बनाएंगे ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन अब ये सब समय नहीं है, बस जान लीजिए, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अगर बोलेगा 1 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसी मतलब होता है 10 टू द पावर -1, और मीटर क्यूब, तो इसका भी क्यूब करेंगे क्योंकि x इंटू वाई है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब करेंगे, तो 10 टू द पावर -3 इंटू मीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया 1/1000 इंटू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है,
1000 लीटर, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1 लीटर, मतलब 1 DMQ का मतलब होता है 1 लीटर। तो वॉल्यूम के लिए SI यूनिट जो है वो मीटर की हुई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीटर में साइड यूज लेंथ यूज करते हैं हम लोग। तो SI यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसीलिए पीछे अभी हम डेंसिटी लिए थे तो केजी पर मीटर क्यूब लिए थे। देखिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप लोग को लग रहा होगा ये सब छोटा मोटा बात क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आप SI यूनिट यूज करने वाले हैं, तो आपको इस सब का जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, मीटर क्यूब में चेंज करेगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में लाएंगे, तो आप टेंशन उस समय हो जाएगा, आप नहीं जानेंगे तो। नहीं नहीं बस इतना ही था, लिखिए ना इसको, उसको बताएंगे चार्ट, अभी इसको लिखिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ये सब हम आगे बताएंगे कन्वर्जन फैक्टर, अभी बेसिक बेसिक चीज है, इसको लिखिए आप। हो गया, चलिए बेसिक चीज था। अब हम लोग आते हैं सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर पे। अब हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, टोटल कितनी अवस्थाएं, 5। सॉलिड लिक्विड गैस तो जानते ही होंगे, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे प्लाज्मा स्टेट के बारे में, BC के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे डेली लाइफ में भी प्लाज्मा स्टेट का बहुत बड़ा यूज है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पहला देखते हैं क्या, सॉलिड। पहला क्या है, सॉलिड। लिखिएगा 2 लाइन। हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना है, सब सेम ही चीज़ है, समझाते तो ऐसे ही चल रहे हैं। अगर हिंदी में अगर कोई ऐसा टेंशन होगा आपको तो बताइएगा, ये नहीं समझे, ऐसा कोई हिंदी इंग्लिश इसमें कुछ है नहीं, साइंस में सब तो एक ही चीज़ है। और साइंस में बहुत सारा टर्म जो आप यूज करते हैं वो तो हिंदी मीडियम वाले भी लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। ठोस कितना लोग बोलते हैं, ज़्यादा लोग सॉलिड ही बोलते हैं। तो देखिए लिखिएगा इसमें 2 लाइन, ठोस क्या होता है बताइए। हाँ तो इसमें तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। ठोस क्या होता है, सॉलिड। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलते हैं, जिससे ये बना हुआ है, जिससे ये बना हुआ है वो एटम, मोलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। एटम, मोलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो आयन से बने हैं, मोलिक्यूल से बने हैं, एटम से बने हैं। तो सॉलिड का देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही एक लाइन लिखा देंगे। सॉलिड जो होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसको बोलते हैं जिससे वो बना हुआ है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं। हालांकि हाईली पैक्ड होने के बाद भी अब चूंकि एटम आयन जो होता है वो स्फेरिकल होता है, इसके बीच में छोटे छोटे स्पेस छूट ही जाते हैं, जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, वॉइड। जो खाली स्पेस होता है ना एटम मोलिक्यूल के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। इसीलिए बर्फ, बर्फ के बारे में आगे पढ़ाएंगे। बर्फ वगैरह का वॉल्यूम ज़्यादा इसीलिए वो ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा आयतन घेरता है, जगह घेरता है बर्फ,
क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारा खाली स्पेस रह जाता है। तो कोई भी ठोस हो उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ रहे हैं ना, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाईली पैक्ड होते हैं और ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ये संपीड़ित इसको नहीं किया जा सकता, दबा नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कि सॉलिड को दबा कर उसका वॉल्यूम और आप कम कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस ही नहीं है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है और वो एक मोशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। अपने ही मीन पोजीशन पे वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा जब इसको हम लोग गर्म करते हैं। और यही वाइब्रेशन गर्म करते 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 एक ऐसा समय आता है कि यही वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसके बीच का फोर्स क्या होता है? टूट जाता है और वो फ्लो होने लगता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग इसको मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर दिए। बात समझे ना? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो क्या हो गया? उसको ओवरकम कर दिया, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी ओवरकम करने के बाद सारे मॉलिक्यूल उस बॉन्ड से फ्री हो गए, तो वो बन जाता है लिक्विड। सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड। हालांकि कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिसको गर्म करने के बाद वो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो ऐसे बहुत कम ही है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनते हैं। मोस्ट ऑफ प्रक्रिया में सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड। तो सॉलिड जो है ये भी दो तरह का होता है, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। सॉलिड भी दो तरह का होता है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। प्लास्टिक है, कांच है, ग्लास है, तो ये सब भी जो है सॉलिड ही है। कांच को आप टच करते हैं तो क्या फिक्स महसूस होता है? कि ये भी नॉर्मल सॉलिड के जैसा ही सॉलिड है, लेकिन इसके एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो वैसे नहीं है जैसे कॉपर का है, आयरन का है। तो इसके एटॉमिक अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा सॉलिड में हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिखिएगा नेक्स्ट हाई इंटरमोलिकुलर, हिंदी वाले लिखेंगे अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसका आयतन और शेप, आकार जो है वो समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। हाई इंटरमोलिकुलर force of attraction among constituent particles. Not compressible. क्या लिखिएगा? नॉट कंप्रेसिबल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीट करने पे, गर्म करने पे, ऑन हीटिंग constituent particles makes simple harmonic motion, makes simple harmonic motion or vibrates on their mean position, on or vibrates on their mean position, mean position। अच्छा, कभी एक बात सोचे हैं कि जो कोई सॉलिड है, कोई खासकर मेटल जो होता है, खासकर मेटल जो होता है वो उसको जब एक इंड गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो हीट आगे क्यों ट्रांसफर हो जाता है? कभी गौर किए हैं? एक इंड गर्म करने पे दूसरा इंड भी गर्म होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। हीट एनर्जी जैसे ही जाता है वो वाइब्रेट होता है और वो बगल वाले पार्टिकल को भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है और धीरे धीरे वो हीट एनर्जी को आगे ट्रांसमिट कर देता है। लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ लिखिएगा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। क्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं, उसको अक्रिस्टलीय। दोनों में अंतर क्या होता है? और देखने में तो सब सॉलिड जैसा ही लगता है, पर आज आप सीखिए कि क्या अंतर होता है। ये अंतर जो है ना वो एटॉमिक लेवल पे होता है। उसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ना, इसमें रेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए NaCl, नमक। नमक जो हम लोग खाते हैं वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें आप पढ़े ना कि नमक जो होता है वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। तो उसमें आयंस होते हैं Na प्लस और Cl। जैसे माइनस है ना, ये Na प्लस, सॉरी, ये Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो ये देखिए Cl माइनस और ये Na प्लस, ये Cl माइनस और ये Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, और ये टच करता है। टच इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि 12th में जो पहला चैप्टर है NCERT में वो है सॉलिड स्टेट। उसमें डिटेल में इसको पढ़ना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, BCC, HCP बहुत तरह का होता है, इसलिए टच करा है इसको। अब देखिए नमक जो है वो तो देखने में सॉलिड लगा, ग्लास भी आपको देखने में सॉलिड लगा, लेकिन एटॉमिक लेवल पे जब आप जाके देखते हैं तो नमक में दो तरह का आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। और वो देखिए कैसे एक पैटर्न में अरेंज्ड है। और ये पैटर्न जो है ना वो रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब नहीं समझे? मतलब देखिए एनाइन है तो एनाइन को हम A बोल दिए, कैटाइन को हम B बोल दिए, तो A B, फिर क्या है A, फिर क्या है A, और उसके बाद फिर इधर कोई होगा, इतना थोड़े नमक इतना ही रहेगा, और भी आगे होगा तो वो पक्का क्या होगा? B होगा। और इस तरह से ये AB टाइप अरेंजमेंट होता है, ये AB टाइप अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में लॉन्ग रेंज तक क्या होते हैं? ऑर्डर में होते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिसऑर्डर्ड होते हैं, कोई ऑर्डर में नहीं होता है, जैसे तैसे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, इसके कारण कुछ प्रॉपर्टी पर भी प्रभाव पड़ता है। आप बोलेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं समझे? इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम अगले क्लास में कवर करेंगे। अभी फिलहाल इसको इतना लिख लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में constituent particles are arranged, constituent particles are arranged in regular pattern over a long range। क्रिस्टलीय ठोस के कण एक क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें नोट लगा दीजिएगा, चाहे हम लिख देते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट arranged in regular pattern over a long range। इसका एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, अभी रुक जाइए, एग्जांपल अभी रुकिए ना, हम लिखवाएंगे, वो तो हम समझाने के लिए लिखे थे ना। इसका हम अगले क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें प्रॉपर्टी आएगा, वो सब हम आपको बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और अभी सर आएंगे, निहित सर आएंगे 2 मिनट के लिए, आप लोग रुकिएगा, ठीक है? ठीक है, 2 मिनट रुकिए, अगले क्लास में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो जो आज का भूमिका था बस बेसिक था, अगले क्लास में हम लोग प्लाज्मा वगैरह, गैस वगैरह, ट्रांसकन्वर्जन देखेंगे। बैठ जाइएगा 5 मिनट।